आज एक तरह से देखा जाए बड़ा खूबसूरत दिन है। 7 फेज का पहला सबसे बड़ा फेज, मनीषा जी, सबसे बड़ा फेज है। 102 सीटें और जिस तरह से दिग्गजों की लिस्ट हम देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग भी हैं, मंत्री भी हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं इसमें, देख सकते हैं उत्तर पूर्व के, जिनका भविष्य का फैसला आज हो रहा है। नमस्कार। और इलेक्शन की आज पहली सुबह है। इस पहली किरण के लिए, पहली आगाज के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी चीज़ जो कल मैंने देखी कि ये इलेक्शन जो अभी है वो भारत के अनेक भूखंडों में है। कहीं दक्षिण में तमिलनाडु में है, वहीं महाराष्ट्र के किसी कोने में है, वहीं उत्तर पूर्व के कई राज्यों में कुछ सीटों के लिए, बिहार में भी इलेक्शंस हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी है, तो केंद्र में भी है, मध्य में भी है। कुछ भी केंद्र नहीं, कुछ भी धुरी नहीं। और कल की सबसे बड़ी और खास बात ये मुझे दिखी कि कई लोग ऑफिस खत्म करके वो कहते थे कि किसी फ्लाइट पे किसी भी दाम टिकट खरीद के, और कल मुझे वाया कलकत्ता भी सुबह सुबह पहुंचना है, असम नहीं मणिपुर पहुंचना है, क्योंकि वोट जरूर देना है। तो ये केवल 90 साल की वयोवृद्ध नहीं, पहली बार मैं देख रही हूं कि शहरी इलाके जहां की लोगों को शिथिल माना जाता था, वहां भी लोग कह रहे हैं कि मेरा गांव वहां, मेरा देश वहां, लेकिन मेरा काम यहां। आज मैं किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचकर मतदान करूंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण। आपने मणिपुर का जिक्र किया, भले ही वहां पे सीट कम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से वहां पर तमाम स्थितियां देखने को मिली। जी बिल्कुल, 2 सीटें हैं मणिपुर के, यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की 15 सीटों के लिए आज पहले चरण में मतदान हो रहा है। अमिताभ जी, इस बार के चुनाव को अगर हम 2019 से थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें, 2014 में हमने देखा कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, 2019 में हमने देखा राष्ट्रवाद एक प्रमुख मुद्दा था, पुलवामा होके चुका था। इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं दिख रही? अगर लहर नहीं है तो इसका फायदा किसको दिखेगा, किसको इसका नुकसान दिखेगा? थोड़ा आप इसको एनालिसिस इसका करें। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आज शुरू हो रहा है, और ये तीसरा जो चुनाव है, जब मोदी गवर्नमेंट थर्ड टर्म के लिए वोट मांग रही है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं रेफरेंडम है ये मोदी के 10 साल के सरकार के लिए। यही एक लाज मुद्दा, बड़ा मुद्दा ये है। या तो आप प्रो गवर्नमेंट हैं, या तो आप एंटी गवर्नमेंट हैं। मोदी की गारंटी से आप या तो सहमत हैं या आप असहमत हैं। 2 बड़े बड़े भागों में बटा हुआ है पूरा का पूरा जो हमारी आबादी है आज की डेट में। और अगर इस फेज की बात करें 102, तो 2 राज्यों में ही, तमिलनाडु और राजस्थान में 51 सीटों में चुनाव हो रहे हैं, यानी आधा तो इन 2 राज्यों में। यही एकमात्र फेज है जो 2019 में, जिस फेज में इंडिया ब्लॉक एनडीए ब्लॉक से आगे था। बिल्कुल। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरह से पहला फेज है, तो मोमेंटम दूसरे फेजों में इस फेज के बाद आएगा। तो अगर उसको अच्छा करना है तो इसमें अपनी लीड को मेंटेन करना है। लीड हालांकि ज्यादा नहीं है, बट फिर भी साइकोलॉजिकली उनको एक लीड है। और भाजपा कहीं ना कहीं पहले फेज से ही एक लीड चाह रही होगी, इसलिए हम देख रहे हैं तमिलनाडु में प्रधानमंत्री काफी सारी रैलीज कर रहे हैं। बहुत उनको एक अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख रही है कि तमिलनाडु में सेंध मारी जाए और अपनी सीटें बढ़ाई जाए। तो ये फेज कहीं ना कहीं थोड़ी वीक लिंक थी पिछली बार एनडीए के लिए। और जो बाकी सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, जहां बीजेपी ने स्वीप मारी थी, वहां इस बार कहीं ना कहीं काफी राज्यों में कुछ लोकल इश्यूज की वजह से थोड़ा चुनाव लोकल हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वहां पर कुछ बढ़त वो बना ले। हमारे साथ मनीषा जी यहाँ पे हैं। अमिताभ, आप कैसे देख रहे हैं जो ये 7 सीटें हैं, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। और अगर ये, और नागपुर की एक बात ये कि हाल में एक मेयर चुनाव हुआ था, वो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो वो एक फैक्टर है जो चिंता की बात है। लेकिन नितिन गडकरी का काम अपने आप में इतना रहा है, अगर 2014 में करें तो 66% वोट मिले, 2019 की बात करें तो उनको शायद 55% वोट मिले। तो वोट परसेंटेज उनके लिए शायद महत्वपूर्ण ये होगा कि जीत कितनी बड़ी होती है, या जीत क्या वो किस आधार पर बड़े पैमाने पर जीत कर सकते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर, क्योंकि हम नागपुर को ही देख रहे थे इस समय? देखिए, क्योंकि नेशनल लेवल लीडर हैं और काफी उनका बड़ा नाम है जी, तो क्योंकि हम जब मेयर चुनाव की बात कर रहे हैं तो वो थोड़े लोकल इश्यूज पे कॉन्टेस्ट किए जाते हैं, और ये एक लोकसभा का चुनाव है तो नेशनल इश्यूज पर और
जैसे आपने कहा रोड करी, तो उन्होंने अपने मंत्रालय में तो काफ़ी अच्छा काम किया। आरएसएस का गढ़ भी माना जाता है नागपुर को, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कुछ खास उनको दिक्कत आने वाली है। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं मार्जिन की बात हो सकती है। और जो 7 सीटों पर बीजेपी या एनडीए अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाई है, इससे ज़रूर एक कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि बीजेपी भी श्योर नहीं है कि किस पार्टी को उन सीटों पर लड़ना चाहिए और खींचतान है। जबकि हम कुछ भी कह लें, एमवीए या इंडिया ब्लॉक में बहुत सारी बातें हुई थी कि भाई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हर सीट पे तीनों पार्टीज का क्लेम था, लगभग 5 सीटें ऐसी थी, लेकिन उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट्स तो अनाउंस कर दिए हैं हर सीट पर। अब महाराष्ट्र में तो लड़ाई लार्जली यही है कि रियल सेना कौन है, रियल शिवसेना, और रियल एनसीपी कौन है। जी मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ इतिहास भी है उस जमीन की। देखिए, कांग्रेस की भी एक धरोहर वहाँ रही है, नागपुर कांग्रेस का एक महत्व रहा इतिहास में भी। लेकिन अगर पिछले 2 दशक की राजनीति देखें तो कांग्रेस काफ़ी हावी रहा नागपुर की राजनीति पर। विलास मुत्तमवार बड़े नेता थे और नितिन संघ नागपुर में था, लेकिन नागपुर की राजनीति जो थी वो इवन स्टीवन थी, कांग्रेस ज़्यादा अच्छा करता था। अब ढलान हुआ और चैलेंजर नितिन गडकरी रहे। अब नागपुर में अगर आप देखिए तो संघ की दावेदारी, संघ के फेवरेट बॉय हैं, नागपुर के लोकल हैं नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, एक सेंटिमेंट है कि एक सेंटर में और एक स्टेट में, ये एक सेंटिमेंट है नागपुर में जो कि महत्वपूर्ण है। एक अन्य मुद्दा भी है जिसके चलते केवल अगड़ी जातियों की जो राजनीति है उसको अब मराठा एजिटेशन जो है उसने चैलेंज कर दिया है। उसके साथ ही कुनबी जाति जो है वो उसमें एक तरह से एक नाराजगी है। नागपुर में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं। जी हाँ, तो यही इसी बात की तरफ मैं आपको ले जा रही थी कि ओबीसी की भी राजनीति जो हम एक ब्लॉक की तरह सोचते थे उसमें भी कुछ उथल पुथल है। तो हम जहाँ की बाहर देखते हैं कि एकदम टुकड़े टुकड़े हो गई सेना और टुकड़े टुकड़े हो गए शरद पवार की, तो खैर राजनीति का यहाँ कोई खास मतलब नहीं, लेकिन ये बात जरूरी है कि दोनों ही पार्टियों में एक विलक्षण तरीके से ओबीसी राजनीति के किस धड़े का जो है वो ओनरशिप स्टेक क्लेम करें, इसको लेके एक लोकल चेंज है। तो ये इस तरह से ये पहली बार मैं एक चुनाव देख रही हूँ जिसमें राष्ट्रीय चुनाव और रेफरेंडम, जो कि अमिताभ तिवारी जी ने कहा बहुत सही बात है, लेकिन इसके साथ ही एकदम से लोकलाइज्ड मुद्दे जो हैं उनको भी नेशनल पार्टीज को तवज्जो देनी पड़ रही है। तो ये टिकट यहाँ जाएगा कि वहाँ, और कांग्रेस ने अगर ठाकरे को दे दिया है टिकट, लोकल जो कॉर्पोरेटर हैं तो कुछ सोच के किया है। उनके पास दिग्गज नेता भी हैं, वडेट्टीवार भी हैं जो लड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ियों में जो ओबीसी राजनीति में जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा चल रही है उसके चलते दोनों दलों के सामने एक बिसात तो बिछ चुकी है और राजनीति का पलड़ा आज के दिन भारी है। इसी में नागपुर में एक चीज और जो मैं पढ़ रही थी, पूर्व नागपुर में मुस्लिम बहुल है और नितिन गडकरी को अगर 2014 में 66% मिले, 19 में अगर 55% मिले, तो ये एक तरह से ये संकेत देता है कि कैसे वो एक स्थानीय तौर पर एक लोकल नेता, वेरी पॉपुलर पर्सन लोकली। और लोकली अगर आप जाएंगे तो लोग बताते हैं कि मैं तो बड़े नेता और राष्ट्रीय नेता, सिक्योरिटी गार्ड्स आपको बाहर ही रोक देंगे। वहां तो लोग बताते हैं कि बहुत ही सहज उनका घरों में आना जाना, एक ने बताया कभी स्कूटर के पीछे भी बैठ के हो लेते हैं। तो एक आपके शहरी होने की वजह से एक उनकी अपनी एक छवि है और वो छवि बहुत ही मिलनसार और सहज व्यक्ति की है। तो मुझे लगता है कि कोई शहर भी आज जब राष्ट्र अपना नेता और अपनी नीति और अपनी नियति तय कर रहा है तो एक शहर भी अपने आप और अपने छवि के बारे में सोच रहा है। यही महत्व है इस चुनाव का। कई फैक्टर्स इस चुनाव में काम करेंगे। अमिताभ जी, यहाँ आप से समझना चाह रहे हैं, हमने महाराष्ट्र का काफी जिक्र किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पहली दफा है शायद अभी तक के इतिहास में इतनी कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा वो नतीजों की कर रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्योंकि फेज 1 में तमिलनाडु में ही 40 सीटें हैं लगभग, तमिलनाडु पौंडीचेरी मिला करके, और अलायंसेस भी इस बार उन्होंने 2019 के कंपैरिजन में ज़्यादा अलायंस पार्टनर्स हैं उनके, तो कम सीटों पे लड़ रही है। लेकिन ये भी बात है कि कांग्रेस पार्टी ही शायद इंडिया ब्लॉक की आज कमज़ोर कड़ी है, तो अगर वो कम सीटों पे लड़ रही है तो इससे ज़्यादा शायद नुकसान इंडिया ब्लॉक को एटलीस्ट इस फेज में नहीं होने को दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस बनाम बीजेपी ही लड़ाई है लार्जली पूरे चुनाव में भी। तो जो अन्य क्षेत्र हैं
तमिलनाडु को छोड़ करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, यूपी, उत्तराखंड, सब जगह कांग्रेस बनाम भाजपा है और वहां पर क्षेत्रीय दलों का कोई खास रोल नहीं है। तो अगर इस चुनाव में या इस फेज में कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक को लीड लेनी है तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को हराना पड़ेगा और ये एक स्लाइट एडवांटेज आप कह सकते हैं या रे ऑफ होप है कि बीजेपी मैक्स आउट कर चुकी है इन राज्यों में, लगभग स्वीप किया था बीजेपी।